Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to read about the class 12th political science chapter 3rd US hegemony in world politics। तो इसी चैप्टर का हम कुछ कंटेंट जो है आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने अपना जो प्रीवियस सेक्शन था इस चैप्टर का, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, जुबा एंट्री की जो कहानी थी आयशा की, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही किस तरह से यूएस जो एक पावरफुल कंट्री की तरह, नेशन की तरह उभर के आया, तो इस सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। और इराक का जो इन्वेशन था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये है द क्लिंटन ईयर्स। और इस ईयर्स में जब क्लिंटन की सरकार वहां बनी तो किस तरह की जो पॉलिसीज वहां पे, होम पॉलिसीज और जो फॉरेन पॉलिसीज थी, जिनको सॉफ्ट पॉलिसी और किस तरह के सॉफ्ट इश्यूज पे किस तरह के वहां पे सरकार रही, किस तरह का उसका रवैया रहा, इसके साथ ही जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें किस तरह का उसका रवैया रहा, जो भी वहां पे सॉफ्ट और हार्ड पॉलिटिक्स जो इश्यूज है, तो ये सारा हम क्लिंटन के ईयर्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है ये देखिए कि जब फर्स्ट गल्फ वॉर, जो इससे पहले मैंने बता दिया था, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, तो प्रथम जो खाड़ी युद्ध खत्म हो गया था इराक के इन्वेशन के साथ, जिसमें जीत हुई थी अच्छी खासी अमेरिका की। और इसके बाद जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, क्योंकि उसके नेतृत्व में, क्योंकि तब उसकी सरकार थी एज अ प्रेसिडेंट, तो उसने ऑर्डर दिए थे उसके लिए। इसके बाद देखिए एक युद्ध जीतने के बाद भी क्या हुआ अमेरिका में कि जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश बहुत बुरी तरह यूएस इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1992 में, वो हार गए। और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि देखिए अगर कोई प्रेसिडेंट के लीडरशिप में अगर इतना अच्छा हुआ हो, जीत हुई हो, तो होता है कि पॉलिटिक्स में उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। पर अमेरिका के केस में देखें तो ये उल्टा ही पड़ गया उसपे। और इसके बावजूद कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो अमेरिका जीता, बट उसके बाद भी 1992 का जब इलेक्शन हुआ तो वो हार गया। और उसकी जगह जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक पर्सन था, विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता था, वो जीते इसमें। और उनकी फॉरेन पॉलिसीज किस तरह के इश्यूज रही, उन्होंने काफी ज्यादा अपने डोमेस्टिक जो होम पॉलिसी होती किसी भी नेशन की, उस पर काफी ध्यान दिया, ना कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे। इसका मतलब हो गया कि वो ज्यादा दूसरी कंट्रीज पे और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज पे ध्यान नहीं देना चाहता था, बल्कि अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देना चाहता था, उसकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहता था। तो बिल क्लिंटन, देखिए हर एक पर्सन जब भी वो पॉलिटिक्स में आता है तो हर किसी की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटी होती है, अपनी सोच होती है, जिसके हिसाब से वो एक तरह से रूल करते हैं। तो बिल क्लिंटन का एक ये था कि वो होम पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दे रहा था इन कंपेरिजन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी पे। तो बिल क्लिंटन जब जीता, अगेन बिल क्लिंटन जब 1992 में तो जीता, उसके बाद वो 1996 के इलेक्शन में भी जीता और उसके बाद वो यूएस का प्रेसिडेंट 8 इयर्स तक बना रहा। इसके साथ ही देखिए यूएस ने किस तरह से इंटरनल अफेयर्स पे काफी ध्यान दिया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका ज्यादा मतलब नहीं था कि वो एंगेज हो, दूसरी कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करे। बट कुछ कुछ केसेस भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लिंटन के ईयर्स में भी किस तरह से मिलिट्री वॉर हुए। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, यहाँ पे जैसे लाइन देखिए, इन फॉरेन पॉलिसी द क्लिंटन गवर्नमेंट टेंडेड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, climate change and world trade rather than on the hard politics of military power and security। तो ये देखिए जो ब्लैक हाईलाइटेड जो लाइंस है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको लर्न करनी है और आपको यही लाइंस जो है आपके एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखनी है, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी में देखें तो क्लिंटन ने ज्यादा वहां पे फोकस ना करते हुए अपने जो सॉफ्ट इश्यूज थे उस पर ज्यादा फोकस किया उन फॉरेन पॉलिसीज में। जो सॉफ्ट इश्यूज थे, किस तरह के सॉफ्ट इश्यूज थे, जैसे कि डेमोक्रेसी प्रमोशन, किस तरह से डेमोक्रेसी का ज्यादा प्रमोशन कई कंट्री में, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही उस पर बातें हुई, वर्ल्ड ट्रेड पे ज्यादा बातें हुई रेदर देन। और इसके अलावा जो हार्ड पॉलिटिक्स होती है, मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी थे, उस पे उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। पर इसके अलावा देखिए यूएस ऑन ओकेजन डिड शो इट्स रेडीनेस टू यूज मिलिट्री पावर इवन ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कुछ भी मिलिट्री पावर पे ध्यान नहीं दिया या उसकी मिलिट्री पावर बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बट क्लिंटन ईयर्स में भी काफी ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें दूसरी कंट्रीज से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका तैयार रहा, उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो हमेशा ही रेडी रही। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमें मिलता है, ये एग्जाम्पल है नाटो कंट्रीज और यूगोस्लाविया से रिलेटेड। तो पर यूगोस्लाविया में क्या कंडीशन हुई थी, एक्चुअली यूगोस्लाविया में एक प्रांत है कोसोवो, ठीक है। कोसोवो में अल्बानी जो लोग थे वो काफी ज्यादा मेजोरिटी में पाए जाते हैं और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था
स्लोवाकिया के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसी आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैन्य कार्रवाई हुई। यूगोस्लाविया ने एक होता है ना कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको सुप्रेस करने के लिए सेना को ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इस आंदोलन को जो आंदोलन अल्बानी लोगों ने स्टार्ट किया था कोसावा में, उसको कुचलने के लिए सैन्य ऑर्डर जो मिलिट्री ऑर्डर्स मिले गवर्नमेंट के थ्रू। तो कोसावो में अगर देखा जाए तो जो अल्बानी लोग, जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी में रहते थे, तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक तरह से समझ सकते हैं कि एक कोई भी पावरफुल गवर्नमेंट जो होती है तो किसी को दबाने के लिए काम करती है। तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ, जो बाकी नाटो कंट्रीज थी, जो भी नाटो कंट्रीज थी, उन्होंने एयर फोर्सेस के थ्रू एयर फोर्सेस भेजी वहां पे। और इसका जो इसको कौन लेड करा था वो था यूएस। और उसने क्या किया, बॉम्बार्डिंग स्टार्ट की। जो भी युगोस्लाविया में मतलब बम फेंके वगैरह, इन्होंने युद्ध का एक माहौल बना दिया पूरा का पूरा। युगोस्लाविया में कम से कम 2 महीने तक इस तरह से बम गिराते रहे ये डिफरेंट इलाकों में। और इसके वजह से क्या हुआ, जो यहाँ की युगोस्लाविया की जो गवर्नमेंट थी, जो स्लोबोडान मिलोशेविक की जो गवर्नमेंट थी, वो गिर गई। और साथ ही जो नाटो फोर्स थी वो कोसावा में काफी दिन तक वहां जम गई। और वो वहां पे एक काम समझ सकते हैं कि उसकी सेना ने, नाटो की जो सेना थी वहां पे वो तैनात हो गई कोसावा में। इसका मतलब उनका वहां पे कंट्रोल हो गया। इसके साथ ही देखिए कुछ और एग्जांपल भी हमें यूएस मिलिट्री एक्शन के मिलते हैं क्लिंटन ईयर्स में। जैसे कि जब यूएस की एम्बेसीज जो कि नैरोबी में थी, केनिया में थी, और दारे एस सलाम में थी, तंजानिया में थी 1998 में। तो इन एम्बेसीज पे हमला हुआ था, आतंकी हमले हुए थे, बॉम्बिंग हुई थी। तो इसके खिलाफ यूएस मिलिट्री ने क्लिंटन ईयर्स में एक तरह से एक एक्शन स्टार्ट किया। और इस बॉम्बिंग जो हुई थी इन सारी यूएस एम्बेसीज पे, इसकी जिम्मेदारी जो ली थी वो अलकायदा ने ली थी, जो एक काफी बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस है एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडिया से। और इसके खिलाफ क्लिंटन ने ऑर्डर किया था, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन आतंकवादी अलकायदा ग्रुप के खिलाफ। और उसी ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन इन्फिनाइट। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्फिनाइट, जो ऑपरेशन इन्फिनाइट स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ फिर, क्योंकि इतना तो मैं क्लियर हो गया कि अलकायदा के खिलाफ था। क्यों हुआ था, क्योंकि अलकायदा ने यूएस एम्बेसीज के काफी सारी जगहों पे बॉम्बिंग की थी। तो अब जब ये स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन इन्फिनाइट, और ऑपरेशन इन्फिनाइट के अंतर्गत क्लिंटन सरकार के टाइम पे ये सब काम हुआ। और काफी सारी क्रूज मिसाइल्स जो थी वहां पे अलकायदा के जो भी सूडान और अफगानिस्तान में जो इनके ठिकाने थे, टेररिस्ट ठिकाने थे, वहां पे इन्होंने काफी अटैक किया, काफी नुकसान पहुंचाया इनको। और इसके साथ ही यूएस ने ये सब चीजें अपनी मर्जी से, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उसने यूनाइटेड नेशन की किसी तरह की परमिशन ली हो, कि एप्लीकेशन दी हो, लेटर दी हो कि हमें अटैक करना है, हमें परमिशन दो, या फिर किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं की। बस बेधड़क उन्होंने वहां पे मिसाइल्स को कहा, मिसाइल्स जो थी वहां पे फेंकी। और इस तरह से इस अटैक में काफी सारे अलकायदा के जो टेररिस्ट को नुकसान भी हुआ। इसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया कि जो मिसाइल्स फेंकी गई थी सूडान और अफगानिस्तान में, तो ये यहाँ पे काफी सारे जो इनोसेंट लोग थे, जो आम नागरिक थे, वो भी मारे गए, जिनका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं था टेररिज्म से, आतंकवाद से। इसके बाद आता है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। So on 11 September 2001, 19 hijackers sailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. तो 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ, जो काफी फेमस रहा, और ये एक टेररिज्म का एक जीता जाता उदाहरण भी रहा अमेरिका के लिए और बाकी सब कंट्रीज के लिए भी। तो 11 सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स जो थे वो अरब कंट्रीज से बिलोंग करते थे। और वहां से उन्होंने, जब वो एयरक्राफ्ट जो थे 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उन पे वो बैठ चुके थे। और उन्होंने जब टेक ऑफ हुआ प्लेन, तभी उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया, इन 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट अमेरिका के, और उनको वो उड़ा के ले गए किससे टकराने के लिए, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी यूएस की। तो इसमें से जो 2 एयरलाइनर थे, जो 2 हवाई जहाज थे, वो क्रैश हुए। नॉर्थ और साउथ टावर जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उसमें घुस गए वो न्यूयॉर्क में। और एक जो 3rd एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया पेंटागन बिल्डिंग इन आर्लिंगटन वर्जीनिया में, जहां पे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही जो 4th एयरक्राफ्ट है, उसका टकराने का इरादा तो पूरा कैपिटल बिल्डिंग जो यूएस कांग्रेस की थी उस पे था, बट वो कहाँ क्रैश हो गया, वो पेनिसिल्वेनिया के फील्ड में जाके क्रैश हो गया था। तो इस अटैक्स को ही 9/11 के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में इसको जब ये एडिशन
पूरी मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में छपा। तो अब एक चीज और कि अमेरिका में देखें तो वो क्या करते हैं, जैसे हम इंडिया में 9/11 लिखते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं कि वो पहले आपका जो डेट होती है उसको ना लिख के पहले वो मंथ को लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी डेटिंग होती है, किस तरह से वो लिखते हैं, बट इंडिया में जस्ट उसका अपोजिट होता है। द अटैक किल नियरली 3000 पर्सन, इस अटैक में 3000 जो लोग थे अमेरिका के वो मारे गए। इसके बाद अमेरिका में काफी शॉकिंग इवेंट रहा है इस सबको लेके, और क्योंकि इससे पहले किसी इस तरह के इतना ज्यादा आतंकी हमला वहां पे नहीं हुआ था, और देखा जाए तो क्योंकि ये ऐसा पहला आतंकी हमला था जो इतने ज्यादा लोग मर गए। इससे पहले भी कुछ आतंकी हमले हुए थे या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी वहां पे अमेरिका में, वो हुआ था 1814 में और एक हुआ था 1941 में। तो 1814 में क्या होता, ब्रिटेन ने काफी सारे यहाँ के वॉशिंगटन डीसी में काफी सारी जगहों को जला दिया था, और जहां जापानीज ने पर्ल हार्बर पे 1941 में अटैक किया था। तो उसके बाद 1814 और 1941 के बाद ये तीसरा इतना बड़ा हमला था कि वहां पे 3000 लोग इस तरह से मरे और काफी लॉस भी हुआ। तो इस तरह से देखिए जो किस तरह से लाइफ का लॉस हुआ। तो ये पहली बार, मतलब उसके दो 1814 और 1941 के बाद ये थर्ड बार ऐसा हुआ। कब से, क्योंकि ये कंट्री बनी थी 1776 में, तो 1776 के बाद ये तीसरा ऐसा बड़ा हमला वहां पे हुआ था। इसके साथ ही देखिए द यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 वाज स्विफ्ट एंड फेरोशियस। क्लिंटन हैड बीन सक्सीडेड इन द यूएस प्रेसिडेंसी बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, सन ऑफ द अर्लियर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। इसके बाद क्लिंटन के ने भी नेक्स्ट टू शाम क्लिंटन ने सक्सेड किया यूएस प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में। और ये मतलब क्लिंटन के बाद किसकी गवर्नमेंट आई, तो क्लिंटन के बाद गवर्नमेंट आई जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, जो कि रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते, तो ये बेटे थे प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के। अनलाइक क्लिंटन के अलग देखा जाए तो बुश ने काफी सारे मच हार्डर व्यूज दिए यूएस इंटरेस्ट में, और इसका मतलब कि इसने काफी सारे फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दिया एज अ पार्ट ऑफ इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो भी टेरर हुआ था और आतंकवाद के खिलाफ उसने ऑपरेशन लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन को यूएस ने जो लॉन्च किया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और ये उनके खिलाफ हुआ था जिन्होंने जिन पे शक था कि ये अटैक जो हुआ था 9/11 का जो अटैक हुआ था वो किसने किया था। तो सस्पेक्टेड के बेस पे, शक के बिना पे उन लोगों को पकड़ा जाता था, उनको मारा जाता था। और मेनली उनका डाउट था कि अलकायदा और जो तालिबान रिजीम है अफगानिस्तान में, उनके द्वारा ये जो अटैक किया गया था अमेरिका में, तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। और Taliban regime was easily overthrown, but remnants of the Taliban and Al Qaeda have remained pointed, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since. तो तालिबान regime तो काफी वहां पे हट गई थी सरकार, बट फिर भी कुछ इलाकों में अलकायदा और ये तालिबान रिजीम के काफी सारे टेररिस्ट जो थे वो अटैक्स लॉन्च करते गए, वेस्टर्न टारगेट बनते रहे, ये लोग बनाते रहे। तो इस वजह से यहाँ पे काफी इनको ध्यान में रख के ही ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया। यूएस के फोर्सेस ने काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया ओवरऑल वर्ल्ड, और ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्संस बीइंग अरेस्टेड। इवन जो भी पर्संस को इन्होंने अरेस्ट किया शक के बिना पे कि शायद वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस तरह के अटैक में, उनपे उनके लिए उनको पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, और किसी को भी नॉलेज नहीं दी गई। उनकी सरकारों को, उनके देश की सरकारों को ये भी नहीं बताया गया कि हमने आपके नागरिकों को पकड़ा है। ट्रांसपोर्टेड दिस पर्सन, इन लोगों को कहाँ पे एक सीक्रेट प्रिजन्स में जो थे वहां पे इनको डिफरेंट प्लेसेस पे रख दिया गया। इसी तरह से एग्जांपल जैसे गुआंतानामो बेस जो है, एक वहां पे एक यूएस नेवल बेस है क्यूबा में, वहां पे कुछ प्रिजनर्स को छुपा दिया गया या फिर उनको वहां पे रख दिया गया, और किसी तरह की उनको प्रोटेक्शन लॉ और उनकी कंट्री को नहीं बताया गया। इवन द यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दीज प्रिजनर्स। इवन जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी उनसे मिलने की कोई अनुमति नहीं दी। तो इस तरह से हमने पूरा जो क्लिंटन ईयर्स का था वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया टॉपिक। साथ ही जो यूएस का जो टेरर टाइम पूरा चला कि 9/11 वाला, वो पूरा कंप्लीट किया। सो आई होप कि आपको पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।